तो आपने स्टेप इन में पैसे लगाए हुए हैं और अब आपको लग रहा है कि यार ये जीएसटी का प्राइस इतना नीचे आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या मेरा पैसा डूब गया, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने कम प्राइस पे क्या एंट्री लेना सही है, या फिर आपके मन में आ रहा है कि ये कंपनी एक स्कैम तो नहीं है, मतलब कैसे रही है पैसे, कंपनी खुद कैसे इतना पैसा कमा रही है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि एक पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगे। एक क्रिस्टल क्लियर विजन मिल जाएगा आपको कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो उसका आगे जाके क्या होने वाला है। कड़वा सच बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप आज की डेट में सोच रहे हो यहां पे पैसा लगाने की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का आगे जाके क्या हो सकता है। बेसिकली मैं यहां पे किसी को भी ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये बोल रहा हूं तो ये तुम अपने पैसे डाल दो या अपने पैसे निकाल लो। ये सिर्फ मैंने ना एक एनालिसिस बनाने की कोशिश करी है। बहुत टाइम से मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर लगा हुआ है, प्लस मैंने तो ये जो डिप आई उसके अंदर और भी शूज परचेज करे हैं। तो जो एनालिसिस मैंने बनाने की कोशिश करी, जो मुझे दिख रहा है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये आपको डिसाइड करना है एनालिसिस देख के कि कितनी सही लग रही है बातें, कितनी गलत लग रही हैं, कितनी अगेंस्ट द ऑड्स जा सकते हैं और कितना ये प्रोजेक्ट आगे सक्सेस हो सकता है या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये सोच रहा था कि आपको ये बताया जाए कि ये गेम के मैकेनिक्स क्या हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये गेम काम कर कैसे रहा है, मतलब गेम का मिशन क्या है या फिर हमको करना क्या है गेम के अंदर। अगर आपको मैकेनिक्स समझ में आ गए गेम के, तो आपको खुद ही डिसीजन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है आगे जाके अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे कि गेम के अंडर में दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। पहला है वॉक टू अर्न, जिसमें हम जूता खरीदते हैं, पैदल चलते हैं, कॉइन्स कमाते हैं और उसको कैश आउट कर लेते हैं। दूसरा है मिंट टू अर्न। इसका मतलब कि मिंटर्स जो हैं वो जूतों को मिंट करते हैं और उन मिंटेड वाले जूतों को बेच के पैसा कमाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है, ग्रीन सातोशी टोकन, और जो शूज का प्राइस है, ये दोनों आपसी में डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं। इसका मतलब अगर जूते का प्राइस ऊपर है तो जीएसटी का भी प्राइस ऊपर होगा, अगर जीएसटी का प्राइस नीचे है तो जूते भी सोलाना के फॉर्म में सस्ते मिल रहे होंगे, जैसे कि अभी। अब जीएसटी का प्राइस क्या है, ऊपर या फिर नीचे, ये तय करती है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई। जीएसटी की डिमांड क्रिएट करने के लिए इनके व्हाइट पेपर में मल्टीपल चीजें यहां पे डाली हुई हैं, जैसे कि आप जूते का लेवल अपग्रेड करोगे तो आपको जीएसटी चाहिए, या फिर रिपेयर करोगे, इसके अलावा सॉकेट खरीदो, जेम्स खरीदो, ये सारी चीजें इवेंचुअली आपसे जीएसटी खर्च करवाती हैं। अब इनकी मिंटिंग साइड को देखते हैं। अब आप क्रिप्टो स्पेस में जहां जहां पे एनएफटीज को देखोगे वहां पे आपको मिंटिंग दिखाई देगी और ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट का। अगर कोई यूजर्स नए हैं तो उनको शॉर्ट में बता देता हूं। मिंटिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जैसे कि सपोज करो आपके पास दो जूते हैं, यहाँ पे उनको आप आपसी में मेट करा के एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हो। एक बच्चा बेबी पैदा हो जाता है और उसको आप यूज कर सकते हो, भले उसको अगेन आप वॉक करके अर्निंग करने के लिए, या फिर उसको मार्केट प्लेस पे आप सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब थोड़ा सा मोटा पैसा इकट्ठा आ जाता है। अब ये जो मिंटिंग होती है इसके लिए भी कॉस्ट होती है, ये फ्री में नहीं होता। और इस मिंटिंग की कॉस्ट को टेबल बाय टेबल बहुत ही डिटेल तरीके से इनके व्हाइट पेपर में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर मैं आपको रेफरेंस दिखाऊं तो मिनिमम से मिनिमम 200 जीएसटी खर्च होती है अगर आपको एक शू मिंट करना है, तो वो भी तब जब जीएसटी का प्राइस $2 से कम हो। ये जीएसटी का प्राइस जैसे जैसे ऊपर नीचे जाता है उसी हिसाब से जो खर्चा है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर प्राइस ऊपर है, ज्यादा कमा रहे हो, तो थोड़ा सा ज्यादा खर्च करो एक नया बेबी पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे अगेन जो इनके मेन टोकन्स हैं जीएसटी और जीएमटी, दोनों का एक और बर्न का यूज केस है जो स्पेशली खर्च करवा रहा है कॉइन्स यूजर से। अब मिंटर्स को देखें तो हर एक व्हाइट पेपर चाहे किसी भी प्रोजेक्ट का हो, मिंटर्स को इंसेंटिवाइज करता है। यहाँ पे अगर हम इस वाले प्रोजेक्ट को देखें तो देखो क्या हो रहा है, जितने ज्यादा नए लोग एड अप होते जाते हैं उतना ज्यादा जूतों का यहाँ पे डिमांड बनता जाता है। सपोज करो आप आए, आपके 10 दोस्तों को जूते चाहिए, तो 10 जो जूते आप प्लेटफॉर्म से परचेज करोगे, ये जूते आ कहां से रहे हैं, ये कंपनी नहीं दे रही है, बल्कि ऐसे मिंटर्स मिंट कर रहे हैं उन जूतों को और आपको सेल कर रहे हैं। प्राइस पे बाद में आते हैं, लेकिन अगर अभी आपको 10 जूते चाहिए और मिंटेड जूते हैं कम, तो उससे क्या होगा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है कम, उससे जूतों का प्राइस ऊपर जाएगा, जो कि एग्जैक्टली हो रहा था 2 से 3 हफ्ते पहले, जिसके बाद शुरू हो गया चाइना बैन। चाइना में क्या हुआ है कि चाइना की गवर्नमेंट ने स्टेप इन प्लेटफॉर्म को वहां पे बैन कर दिया है, क्योंकि चाइना में ओवरऑल क्रिप्टो बैन है और किसी भी तरीके से वहां पे रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। बस वो बार बार कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और गवर्नमेंट वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि भैया ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ये होने से स्टेप इन ने बोला कि भैया मुझे अपने अराउंड नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई चाइना के जितने भी यूजर्स हैं,
अपने अपने एसेट्स जो वर्चुअल एसेट्स हैं उनको संभाल लो, मुझे मतलब नहीं है। मैं 15 जून या कोई तो डेट दी थी 15 जुलाई, वहां पे जीपीएस देना बंद कर दूंगा जिससे आपकी अर्निंग जीरो हो जाएगी। ऐसे में चाइना के जितने भी सारे यूजर्स थे उनके पास क्या ऑप्शन बचा कि भैया जो भी धर्मशाला है इसको बेच के निकलो। हुआ क्या, मल्टीपल बल्क सेलर्स आ गए प्लेटफॉर्म पे जो सारे किसी भी रेट में बेचने को तैयार हैं। हर सेलर ये चाह रहा है कि उसका जूता पहले बिक जाए जिससे उसका कुछ इन्वेस्टमेंट खड़ा हो जाए जो उसने शुरू में लगाया होगा। तो यहाँ पे पैनिक सेल शुरू हो गया और अगेन डिमांड एंड सप्लाई का गेम शुरू हो गया। यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई क्योंकि नए यूजर्स इतने नहीं है जितने ज्यादा सेलर्स इकट्ठे पूरी कंट्री के एक साथ खड़े हो गए माल बेचने के लिए। रिजल्ट, प्राइस डंप। यहाँ पे सस्ते सस्ते जूते मिलने शुरू हो गए। अब ये जो सस्ते जूते मिल रहे थे 3-4 दिन पहले तक, ये बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि भाई सस्ते में ये प्रोडक्ट खरीद लो क्योंकि इवेंचुअली ये जो डिमांड है ये एब्जॉर्ब हो गई सारी की सारी कुछ नए यूजर से। और कुछ पुराने इन्वेस्टर जो ऑलरेडी जूते यूज कर रहे हैं उनको लगा कि यार ये तो बहुत सही डील है, इतने सस्ते में जूते मिल रहे हैं, तो उन्होंने ये सारी की सारी जो सप्लाई थी वो सब एब्जॉर्ब कर ली। और आज की डेट में अगर आप देखो तो काफी हद तक एक स्टेबिलिटी बन गई है फ्लोर प्राइस के ऊपर और यहां से ये एक इक्विलिब्रियम बन गया है जो कि अगेन टर्न हो सकता है जब नए यूजर्स का दोबारा से एक बड़ा चंक आता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगेन ये डिमांड जब बढ़ेगी अगेन ये फ्लोर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है और जूते का प्राइस ऊपर तो मतलब जीएसटी भी ऊपर। एक और रीजन इस हिट का था BSC रेल्म्स। अब क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म पे ना काफी सारे अलग अलग रेल्म्स लेके आ रहे हैं। जैसे बाइनेंस का एक रेल्म है, उसके अंदर बाइनेंस के ही BNB चलेगा और वहां पे आपको जीएसटी कमाई होगी और जीएसटी की वहां की प्राइस अलग है। तो क्या था कि वहां पे लोग कम थे और इन्होंने उस वाली रेल्म को प्रमोट करने के लिए एनर्जी शेयरिंग ऑन कर दी। एनर्जी शेयरिंग अगर आप इनके व्हाइट पेपर पे रेफर करोगे तो अगर आपके पास एक ही अकाउंट में मल्टीपल जूते हैं, 3 जूते हैं या 9 जूते हैं, तो आपको मल्टीपल एनर्जीज मिलती हैं, ज्यादा लूट बॉक्सेस मिल सकते हैं और ये मार्जिनल प्रॉफिट्स हैं जो आप वहां पे यूज कर सकते हो अगर आप एक ही फोन के अंदर मल्टीपल जूते परचेज करते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एनर्जी शेयरिंग ऑन कर ली थी जिससे लोग इसका फायदा उठा रहे थे कि एक बाइनेंस का जूता ले लिया, 2 सोलाना वाले जूते ले लिए और जो कमाई हो रही है वो बाइनेंस वाली जीएसटी की हो रही है जिसकी प्राइस सोलाना वाली से बहुत ज्यादा है। अगर एक फैक्ट की बात बताऊं तो यहाँ पे जो बाइनेंस की जो जीएसटी है वो $30 तक टच करके आई थी और उसके बाद बाइनेंस का भी वही हाल हुआ। वहां पे जब सोलाना वाले सारे यूजर्स इस लूप होल को यूज करने एक साथ में भाग चले, इवेंचुअली वहां पे भी वही हुआ। सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और डिमांड बहुत कम क्योंकि वहां पे जूते बहुत ज्यादा महंगे थे। अब आज की डेट में वो $30 वाली जीएसटी दोबारा से खड़ी हो गई है $3 पे। बहुत दुख हो रहा है उन लोगों के लिए सोच के कि जिन्होंने जब लाखों रुपए के जूते खरीदे और आज की डेट में वापस वही 70-80 हजार रुपए में जूता मिल रहा है। तो ये तो हिट की बात हो गई। अब कंपनी के एंगल से बात करते हैं कि कंपनी ने का यहाँ पे क्या रोल रहा। कंपनी ने शुरुआत में कोई भी एनएफटी के प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है तो स्टार्टिंग में जेनेसिस एनएफटीज बोला जाता है जो कंपनी अपनी तरफ से लॉन्च करती है और सारे प्रमोशन की तरीके से दे देती है या मिंटिंग में दे देती है। उसके बाद जितने भी नए एनएफटीज प्रोड्यूस होते हैं ना वो सारे के सारे मिंटिंग से होते हैं। तो कंपनी ने अपना काम कर दिया, एक बार कुछ नंबर ऑफ एनएफटीज यहाँ पे लॉन्च कर दिए थे जूतों के। उसके बाद जितने भी मार्केट प्लेस पे जूते बिक रहे हैं वो आप मेरे जैसे यूजर्स हैं या फिर मिंटर्स हैं जो अपना इन्वेंट्री खाली करना चाहते हैं या फिर एक्सचेंज करना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, आप जूता खरीद रहे हो और बेचने वाला बेच रहा है, इस ट्रांजैक्शन पे 6% कमीशन जो है वो कंपनी कमा रही है। और कंपनी ने रिसेंटली ट्विटर में बताया था कि जितने ये डेली के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इसके ऊपर कंपनी डेली का 2 से 4 करोड़ रुपए कमा रही है। और ये सुनने के बाद मुझे कोई यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि कंपनी के पास कोई रीजन है इस पूरी चेन को बंद करने का। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारा पैसा कंपनी हमको दे कैसे रही है। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि जो हम जैसे लोग हैं ना, मतलब मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कैश आउट करने की आए हैं, मतलब कि जीएसटी इकट्ठी हो गई, जीएसटी को डॉलर में कन्वर्ट करा और डॉलर अपने पास वापसी ले लो एज अ अर्निंग। ऐसी जो पब्लिक है ना वो भी कंपनी ने बताया कि सिर्फ 25% है, बाकी के 75% लोग मिंटर्स हैं। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, 25 जने पैसे ले रहे हैं लेकिन 75 लोग कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, स्टेपिन ने ही एक चार्ट यहाँ पे रिलीज किया था ट्विटर पे, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूं, आपको दिख जाएगा। अगर हम इस स्टेटमेंट को भी मान लेते हैं कि ठीक है भाई कैश आउट नहीं कर रहे हैं लोग, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, 25 लोग कैश आउट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका रीजन है अगेन मिंटिंग। यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक व्हाइट पेपर मिंटर्स को इंसेंटिवाइज करता है। तो जो 75 लोग हैं वो पता है क्या कर रहे हैं, वो 2 जूते खरीद रहे हैं, उसके बाद मिंट कर रहे हैं, तीसरा जूता मार्केट प्लेस पे बेच दे रहे हैं,
अब जो मिंटिंग की कॉस्ट है वो है अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में देखो तो 200 जीएसटी। जितना जीएसटी यूज हो रहा है वर्सेस अगर जूता बेच के उनको जितना पैसा मिल रहा है वो काफी ज्यादा फर्क है। अर्निंग्स में 30% तक ज्यादा कमा रहे हैं वो लोग। इसका मतलब कंपनी बस साइड में बैठी हुई है और ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड तरीके से चलता जा रहा है। बस सारे लोग अपने जूते मिंट कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। अब जो मिंटर्स हैं वो बेच रहे हैं, वो किसको बेच रहे हैं? आपको। आपने खरीदा, आपका पैसा गया मिंटर के पास और कंपनी को उसका 6% कमीशन मिल गया, जिससे वो पूरा का पूरा कमाती चली जा रही है, डेली कमाती चली जा रही है। आपका भी फायदा हुआ, मिंटर का भी फायदा हुआ और कंपनी का भी फायदा हुआ। कंपनी के एंड पे सिर्फ एक ही काम है, वो सिर्फ अपना प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं बेतहाशा। हर कंट्री, कभी इधर इवेंट, कभी उधर इवेंट, कभी ऑफलाइन इवेंट, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एएमए ऑनलाइन आके डिस्कस करते हैं कि भाई अब प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है या फिर आगे कैसे बढ़ना है। सारी चीजें क्लियर हैं। तो मुझे एक ना सेंस ऑफ पॉजिटिविटी दिखती है कि यार कम से कम ये ऐसी टीम नहीं है जो पीछे छुप के पर्दों के पीछे सारे काम चल रहे हो। जो भी चीज है सब कुछ ओपन है और बता देते हैं कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर कोई कस्टमर्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को तो उसका एक्शन भी ले लेते हैं। तो ये चीजें हैं। कंपनी क्यों चाहेगी कि डेली का 200 करोड़ रुपए का धंधा उसका बंद हो जाए? इवेंचुअली वो तो चाहेगी 200 के 500 बने और वो होगा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ऑनबोर्ड करने के। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फेल होने के क्या क्या चांसेस हैं। तो अगर ये हमको ये देखना है ना कि फेल होने के क्या क्या चांसेस हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को रेफर करना पड़ेगा जो इसी तरीके से फेल हुए थे। इनमें से 2 प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे नंबर 1 पे है जो वो है एक्सी इन्फिनिटी, दूसरा है पिगैक्सी। ये दोनों प्ले टू अर्न के फेस बने हुए थे कुछ टाइम पहले तक। अब मैं अगर एक्सी इन्फिनिटी को देखूं तो उसका जो फंडामेंटल है यहाँ पे गेम का वो ही बहुत ज्यादा वीक है कि वो फिजिकली बोर कर रहा है लोगों को। अगर उसका गेम लोग 3 से 4 घंटे खेल रहे हैं डेली के हिसाब से, तब जाके वहां पे कुछ कमा पा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां पे जो लोग गेम खेलने जा रहे हैं वो गेम की वजह से नहीं जा रहे हैं कि गेम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, कि एंगेजिंग हो, कि भाई लोगों को मजा आ रहा हो। पबजी जैसे हुक करके रखता है सारे लोगों को, उस तरीके का गेम नहीं है, बल्कि लोग वहां पे पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। इवेंचुअली क्या होगा, आप कोई भी इस तरीके का काम ना 1 हफ्ता कर लोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, 1 महीना कर लोगे, इसके बाद आप बोलोगे भाई मेरे पास इतना स्ट्रेस लेने का ना वो नहीं है। थोड़े से पैसे दे रहे हो, उसके बदले में मैं इतना स्ट्रेसफुल काम कर रहा हूं और इतना बोरिंग गेम है जिसका कोई हद नहीं है। इवेंचुअली यूजर्स बहुत सारे बढ़े थे और उसके बाद वो सारे डिक्लाइन हो गए। आज की डेट में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डम सा हो रखा है। इसके बाद आया पिगैक्सी। मैंने वीडियो बनाई थी, चाहो तो जाके देख लेना हमारे मेन चैनल के ऊपर। तो वहां पे फंडामेंटल फ्लॉ क्या था कि यूजर का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। अब मैंने घोड़े पे पैसे लगाए हुए हैं भाई, मेरा NFT है घोड़ा। अब मुझे कुछ तो कंट्रोल दो कि मैं रेस में जीत रहा हूं, हार रहा हूं, सब कुछ कंप्यूटर के एल्गोरिथम से चल रहा है और किसी को नहीं पता कि ये कंपनी का कितना % एल्गोरिथम अपने बॉट्स को जिता रहा है या फिर एक्चुअल प्लेयर्स को। तो यहां पे भी वही हुआ, इवेंचुअली सारे प्लेयर्स छोड़ के चले गए और वहां पे भी प्राइस डंप हो गया। लेकिन अब बात करें अगर मूव टू अर्न की, स्टेप इन की, या फिर ऐसे काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, इसके अंदर हमको फिजिकली इन्वॉल्व कर दिया है कि भाई आप पैदल तो रोज चलते ही हो, आप चलो और इसके बदले में हम आपको थोड़ा सा इंसेंटिव भी दे रहे हैं। एक तो फिजिकल वर्ल्ड इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, हमको चलने से, बाहर निकलने से, घर के बाहर थोड़ा सा टहलने से, रनिंग, जॉगिंग ये सब करने से, प्लस यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट हो रहा है इनका, जिसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। मतलब चलने से पैसे मिलते हैं अगर मैं किसी को बताता हूं ना, तो पहले तो वो हंसता है, उसके बाद जब मैं उसको डिटेल में समझाता हूं तो उसके बाद लास्ट में वो यही बोलता है कि भैया एक जूता मुझे और दिला दे। इवन जब एक जूता कोई ले लेता है, देखता है कि यार हफ्ता 10 दिन कितना पैसा उससे बन पा रहा है, इवेंचुअली वो फॉल होता है शू नंबर 2 के लिए, जो सोचता है कि अब एक और जूता ले लेता हूं, अब इतने पैसे ही मिलाने हैं क्योंकि अपने इतने दिन की अर्निंग तो आ ही गई है। तो ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी जल्दी यहां पे रुकने वाला है। ये करोड़ों लोग इसके अंदर शामिल हो जाएंगे और ये चीज काफी बड़ी बन सकती है, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो सकता है ये प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर एक छोटी सी वॉक का इंसेंटिव डेली मिले, अगर डेली वॉक करने का कुछ भी मिले, भले 1000 रुपए 2000 रुपए, कौन मना करेगा भाई। ये सब बातें एक बार को चलो फिर ठीक है। अब मैं यहाँ पे उस दिन ना डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन बैठा हुआ था, इनका सारा देख रहा था, जो इनके ग्रुप्स वगैरह चलते हैं। वहां पे एक बंदे ने बड़ी सही चीज लिखी हुई थी जो मुझे और ज्यादा उसने बूस्ट कर दिया कि हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है और ये जाके आगे बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पे हमको ध्यान देना है अब इनकी टोकेनोमिक्स पे।
टोकेनोमिक्स में जीएमटी का जो बर्निंग होने वाली है ना, वो यहाँ पे पूरी की पूरी गेम चेंज कर सकती है। सबसे पहले अगर यहाँ पे करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 600 मिलियन थी, जिसमें से कंपनी ने 150 मिलियन बर्न कर चुकी है। अगर करंट का बर्निंग रेशो देखें तो 5 मिलियन पर डे है, और आगे जाके रेंटल सिस्टम जैसे ही ऑन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये जो स्पीड है ना रेशो की, प्लस जो नए यूजर्स ऐड हो जाएंगे, एकदम से बूस्ट मारेगा। कम से कम 2x 3x कहीं पे भी जाके रुक सकता है। लेकिन इतना ज्यादा आगे ना सोच के मैं इसको छोटी सी ग्रोथ स्केल पे एक छोटा सा पैटर्न बना के दिखाऊं, तो अगर मई में 5 मिलियन पर डे हो रहा है तो इसी हिसाब से जून में मैं ज्यादा नहीं ऐसे समझ लेता हूं 7.5 मिलियन पर डे होगा। इसी हिसाब से अगर जुलाई में देखें तो 10 मिलियन पर डे पकड़ लेते हैं। इसका मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर अभी मई में 435 मिलियन है तो जून में रह जाएगी 200 मिलियन, और जुलाई में सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन। ये भी मैं तब बोल रहा हूं जब इसकी ग्रोथ मैंने बहुत छोटे स्केल पे ली है। अब जो लोग क्रिप्टो स्पेस में नए हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी और ज्यादा इजी लैंग्वेज पे आ जाता हूं। किसी भी कॉइन का रेट एक बायर और सेलर डिसाइड करते हैं। जैसे कि आज सपोज जीएमटी 1.4 डॉलर्स पे है, तो बायर ने और सेलर ने एग्री किया कि भाई इस कॉइन की वैल्यू आज की डेट में $1.5 है, और आपसी में ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं बर्निंग की। बर्निंग का बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ एक ही मतलब है कि कॉइन्स खरीदे और उसको ऐप के अंदर खर्च कर दिए, कहीं ना कहीं अपने जूते अपग्रेड में, इधर उधर कहीं पे भी उसको यूज कर दिए, बस ये बर्न हो गया। अब अगर हम दोबारा से अपनी कैलकुलेशन को देखें तो अगर 450 मिलियन टोकन्स लोग सिर्फ यूज कर देंगे, अपने गेम के अंदर खर्च कर देंगे, तो बाकी बचे हुए टोकन्स का क्या होगा? दोबारा से डिमांड एंड सप्लाई का गेम यहां पे आ जाएगा। यहां पे जीएमटी की प्राइस टू द मून जा सकती है। जब एक्सी का जैसे इतना बोरिंग सा गेम अगर $100 के आसपास उसका टोकन टच कर सकता है, तो इसका मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी जाके रुक सकता है यार। मतलब नहीं पता, नहीं कह सकते कहां पे जाके रुकेगा। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब जीएमटी कोई अपनी बेचना ही नहीं चाहे। चलो ठीक है, एक बार को जीएमटी का भी समझ लेते हैं, लेकिन जीएसटी का क्या? जीएसटी का ऑल टुगेदर अगर आप कभी भी देखोगे ना, तो जीएमटी और जीएसटी दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। जब वो ऊपर जाता है तो दूसरा भाई भी पीछे पीछे ऊपर जाता है। इससे बड़ी बात यह है कि जो अर्निंग्स हैं वो जीएमटी में भी होने वाली हैं। कंपनी ने यह भी एक अपने ट्विटर के उसमें बोला था कि अगर जीएसटी का प्राइस 0 भी हो जाता है तो प्रोजेक्ट ये बंद नहीं होगा, आपकी जो अर्निंग है वो जीएमटी में आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम दोबारा से अपने बर्न रेशो वाली थ्योरी को पकड़ के चलें तो ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर सबको सिर्फ जीएमटी ही चाहिए, जीएसटी सब भूल गए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है जीएसटी से, क्योंकि जीएमटी का प्राइस इतना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा कि हर कोई अपनी जीएसटी खर्च कर करके लेवल 30 पे अपग्रेड करेगा जूतों को, जिससे वो जीएमटी कमा पाए, क्योंकि जीएमटी का टोकन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर बहुत सारे यूजर्स ऐसे हो जाते हैं जिनको लेवल 30 पे जूता अपना पहुंचाना है, तो क्या क्या हो गया? पहली चीज, लोग सारी अपनी जीएसटी खर्च करेंगे लेवल 30 पे अपने जूते को पहुंचाने के लिए। दूसरी चीज, जब लेवल 30 पे जूता पहुंच जाता है तो जीएमटी में अर्निंग आनी शुरू हो जाती है और जीएसटी न्यू नहीं प्रोड्यूस होती। तीसरी चीज, जीएमटी वाले शूज को रिपेयरिंग के लिए अगेन जीएसटी चाहिए होती है, जो थोड़ी सी उनको बाय करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक और कॉस्ट जीएसटी बर्न का। तो ये कुछ मैंने पूरा एनालिसिस करके देखा, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं इस प्रोजेक्ट पे। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि मैं बुलिश हूं या मुझे ये सब चीजें ऐसी लग रही हैं, अच्छी पॉजिटिव एंगल से लग रही हैं, तो आप अपना पैसा लगा दो मेरे कहने पे, आप अपनी रिसर्च पूरी करो, क्योंकि ये क्रिप्टो की दुनिया है भाई। यहाँ पे सिर्फ उतना ही पैसा लगाया जाता है जितना आप खोने के लिए केपेबल हो। अगर डूब जाए तो आपके घर में कोई बात ना बिगड़ जाए, आपकी इमरजेंसी फंड या कभी भी लोन लेके क्रिप्टो में पैसा नहीं लगाने का है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जो आते हैं और उसके बाद इंस्टेंटली डेड हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे जो हो सकता है सालों साल चल जाए यार, कोई नहीं पता। क्योंकि हेल्थ से, वॉकिंग से, जॉगिंग से कौन बोर हो रहा है? मतलब डेली ही करते हैं लोग, जिम जाते हैं, इवन हमारे पेरेंट्स हैं तो हर किसी के लाइफस्टाइल में वॉक करना तो है ही है। वॉक करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टहल वैसे पार्क में घूमे आएंगे। तो ये चीज़ का अगर इंसेंटिव मिल रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मना करने वाला है इस चीज़ को। भले स्टार्टिंग में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लग रही है, आपको उस इकोसिस्टम का पार्ट बनने की एक काइंड ऑफ फीस देनी पड़ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चेन कभी रुकने वाली है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि पैनिक सेलिंग मत करो। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये प्रोजेक्ट क्रैश हो रहा है, मैं बेच के निकल जाऊं फटाफट से, तो पैनिक सेल मत करो। क्योंकि 3 दिन पहले ही एक सब्सक्राइबर का डीएम आया कि भैया मैंने 6 सोलाना का जूता खरीद लिया है। मैंने कहा जी वेरी गुड, और आज उसका दोबारा से सुबह मैसेज आया, भैया उस जूते का रेट 9 सोलाना हो गया है। तो इतना तो मैंने चल के नहीं कमाया जितनी एनएफटी की वैल्यू वहां पे बढ़ गई। तो
सही पॉइंट पे अगर आप परचेज करते हो चीज तो उसका एक काफी सही बेनिफिट मिलता है इस NFT स्पेस में, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गेम आप जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली पैसा छपना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ, आपको मिंटिंग करनी है या आपको डेली वर्क करके अपना पैसा बाहर निकालना है। आप कुछ भी करो, कंपनी को उसमें कुछ नहीं जा रहा है, कंपनी बिल्कुल खुश है ये सब करने से। इवेंचुअली जो मिंटर्स होते हैं वो उनको इतना बिजनेस दे रहे हैं, इतना बिजनेस दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जीएसटी का जो प्राइस है ना वो अब $1.5 से $3 के आसपास ही रहेगा, दोबारा से इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब जो प्राइस टोकन का बढ़ने वाला है वो है जीएमटी। तो जीएमटी टू द मून की मेरी होप है। आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। प्लस आप मेरी इस एनालिसिस से कितना संतुष्ट हो या कितना आपको लगता है कि और कौन कौन से पॉइंट्स मिस आउट हो गए, आपको क्या लगता है, आपकी रिसर्च क्या कहती है, वो सारी चीजें मुझे नीचे कमेंट करके बताना, जिससे बाकी के लोग जो सारे ये वीडियो देखें उनको भी पता चले कि यार क्या क्या चीजें हो रही हैं, जिससे सबका फायदा हो, नुकसान लोगों का कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा हम लोग साथ में प्रॉफिट्स बनाएं। एंड नोट पे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो जो मैं बोलूं आप उसको ये मत समझो कि ये बोल रहा है तो ये सही होगा, मैं पैसा लगा देता हूं। अपनी रिसर्च करो, या उतना ही पैसा लगाना जितना आप खोने के केपेबल हो। क्रिप्टो है भाई, हायर रिस्क रिवॉर्ड रहता है, कुछ नहीं पता होता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एनएफटीफाइड, सी या।